Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. I welcome you all to this largest online learning platform of Unacademy. Myself, your educator should be. And first of all, आप मुझे बताइए कि क्या मेरी वीडियो और आवाज़ दोनों क्लियर आ रही है। एक बार आप सब लोग कंफर्म कर दो। Okay. So I welcome you all to this largest online learning platform. And talking about myself, I am Surbhi Singh, and I have completed my MTech in biotechnology, and right now I am a PhD student at IIT Guwahati. Also in June 2019, I have qualified CSIR NET exam and also GATE biotechnology in 2019, also in 2020. So I welcome you all to this channel, that is Let's Crack CSIR UGC NET. Okay, so let's talk something about this platform of Unacademy. In this platform of Unacademy, एक यहाँ पे लाइक आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, जिसके थ्रू आप डिफरेंट एजुकेटर्स के साथ एक फिजिकल क्लास का एक्सपीरियंस ले सकते हैं आप अपने घर बैठे बैठे, जिसमें आप हमारे जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, उनके डिफरेंट क्विजेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। तो आपको एक लाइव फिजिकल क्लास का एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको लाइव टेस्ट और क्विज अटेंड करने का मौका मिलेगा, जिसमें आप एक ऐसा एक्सपीरियंस कर पाएंगे जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अपना एग्जाम दे रहे हैं। सो ये आपको एक एग्जामिनेशन का प्रेशर हैंडल करने में आपकी ऑब्वियसली हेल्प करेगा। इसके साथ ही आपको अनअकैडमी पे एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड होता है, जिसके थ्रू आपको स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको पता होगा कि आपको फर्स्ट किस टॉपिक से स्टार्ट करना है, देन आपको किस टॉपिक को पढ़ना है, देन आपको कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो इससे आपका क्या होगा कि आपकी जो भी प्रिपरेशन होगी वो एक स्मूथ वे में जाएगी। इसके साथ साथ अनअकैडमी पे आप अगर आपने एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब जितने भी कंटेंट हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट एजुकेटर्स के थ्रू, वो सारे कंटेंट का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा 24/7। आप कभी भी अपने लॉगिन आईडी को यूज करके आप उसका एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको फ्री लाइव क्लासेस डिफरेंट टॉप एजुकेटर से टाइम टू टाइम लाइक आपको मिलते रहेंगी, जिसके कारण आपकी प्रिपरेशन एकदम स्मूथली जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर CSIR UGC नेट की प्रिपरेशन की हम स्ट्रैटेजी और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आपको यूजुअली 12 मंथ टू 24 मंथ्स लग ही जाते हैं लाइक ओवरऑल प्रिपरेशन करने में। अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, तो जिसके लिए आपको इन हैंड 24 मंथ्स लेके चलना होता है, बिकॉज 12 टू 24 मंथ्स लगते हैं। तो अगर आप 12 मंथ या 24 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन लें अनअकैडमी का तो आप इजीली प्रिपरेशन आपका कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो आपको आफ्टर 10% डिस्काउंट, जो भी आपको मेरा रेफरल कोड यूज करने से मिलेगा, दैट इज Surbhi01, वो यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके कारण जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो आपको 10,395 में मिलेगा, एंड जो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो आपको 15,120 में मिलेगा। सो आप एक बार ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फिर उसके बाद आपका प्रिपरेशन अनअकैडमी की तरफ से स्मूथली होगा, और वो भी एक मिनिमल कॉस्ट पे एज कम्पेयर टू आप मार्केट के प्राइस से डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन के प्राइस से हमारा प्राइस कंपेयर करेंगे तो दैट इज वेरी लेस। उसके साथ ही हम मेरा कोड होगा Surbhi01, जो कि आप यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज की लेक्चर की, मेरे लेक्चर की पार्टिकुलरली। तो मेरे लेक्चर में मैं लाइफ साइंसेज जो CSIR UGC का लाइफ साइंसेज डिसिप्लिन का जो पूरा पार्ट है वो मैं कवर करने वाली हूँ।
जिसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी फर्स्ट यूनिट से, दैट इज मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शंस। इस यूनिट में आपके डिफरेंट सब डिविजन्स हो जाते हैं, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आ जाता है। उसके बाद वी हैव दिस स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन, जिसमें कि आपका वैन डर वाल फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये टॉपिक आ जाता है। उसके बाद फिर आप पीएच, बफर, इसके कुछ सम्स, कैलकुलेशंस, ये पार्ट आ जाता है, जो कि आपका बायोफिजिकल केमिस्ट्री का कुछ पार्ट हो जाता है। फॉलोड बाय हम कुछ ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, टीसीए साइकिल्स, ये सब भी पढ़ते हैं हम। इसके साथ ही आपको फिर जब आप फर्दर इस टॉपिक में मोर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे तो आप प्रोटीन के कॉन्फॉर्मेशंस, रामाचंद्रन प्लॉट, न्यूक्लिक एसिड के कॉन्फॉर्मेशंस, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो हम अपने कोर्स की स्ट्रक्चर को ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक। लाइक अगर आप एक बिगिनर हो, आप अगर बिगिनिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आप हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और फिर हम उस कोर्स को एक कॉम्प्लेक्स लेवल तक लेके जाएंगे। तो आपको एक बिगनिंग लेवल से लेके कॉम्प्लेक्स लेवल तक का प्रिपरेशन थ्रू आउट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है पार्ट बी, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स के यूनिट में हम जो बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, जिसको बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। तो 4 डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स मेजरली हम स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन इज द प्रोटीन, एंड द थर्ड इज लिपिड, एंड देन न्यूक्लिक एसिड। ये 4 डिफरेंट यूनिट्स हो गए, जिसको हम एक एक करके डिवीजन करके पढ़ेंगे, ताकि आपको उसको याद करने में, उसको समझने में इजी हो। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट में अभी हम क्या करेंगे कि डिफरेंट टॉपिक के सब डिविजन्स कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा कोर्स स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड रहेगा। लाइक हमने पहले ये टॉपिक पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके हमारा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट कार्बोहाइड्रेट इज, व्हाट आर इट्स क्लासिफिकेशन बेसिस, एंड व्हाट इज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स। और उसके बाद फिर हम रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कि म्यूटा रोटेशन होता है। उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, फिर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी हम पढ़ेंगे, और उसके क्या लाइक बायोलॉजिकल रोल्स हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, फिर ये सब हम फर्दर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर्स लाइक कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मेजर की कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सेल के, हमारे बॉडी के। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को एज एन एसेसिबल एनर्जी सोर्स यूज करते हैं फॉर देयर डिफरेंट मेटाबॉलिक पर्पसेस, फॉर डिफरेंट रिएक्शंस, फॉर कैटाबॉलिज्म, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए वो कार्बोहाइड्रेट को जो एक मेन सोर्स की तरह यूज करते हैं। उसके बाद फिर वो प्रोटीन या फिर फैट पे जाते हैं, बट फर्स्ट मेजर सोर्स जो होता है एनर्जी का, वो हमारे बॉडी में वो ऑलवेज कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। ऑल्सो जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि राइबोज शुगर, डीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो ये जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए, आरएनए, इनका बैकबोन फॉर्म करते हैं। मेजर पार्ट, जो मेजर पोर्शन जो होता है, वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका रोल एक ब्रीफ में हो गया। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल लैंग्वेज में शुगर्स भी कहते हैं, जैसे ग्लूकोज शुगर हो गया, तो इसको हम एक कॉमन लैंग्वेज में शुगर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरली अगर हम बात करें, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। तो मतलब क्या हुआ, पॉली अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये एक एक टर्म को इसमें हम ब्रेक करके समझते हैं। दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड मीन्स इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, और डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो कार्बोहाइड्रेट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन्स, जो कि ये इनका मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है, और वो ग्रुप जो होता है फिर पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड होता है। जैसे कि हम ये एक एग्जांपल हम देखें अगर कार्बोहाइड्रेट का, तो इसमें ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, वो एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो गया। फिर इसमें हम यहाँ पे अगर देखें, तो ये जो बोल रहा है पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको बहुत सारे हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप मिल जाएंगे अपार्ट फ्रॉम दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, और अगर हम इस
बेसिक फ्रेमवर्क को देखें तो इसका जो कार्बोहाइड्रेट का मेजर कंपोनेंट होता है वो 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और स्पेसिफिकली हम बोले तो जो हमारा ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होती है वो 2:1 की होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर ग्लूकोज का अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें, दैट इज C6H12 एंड O6। तो यहाँ पे अगर हम ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं, दैट इज 12:6, और वो अगर हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो वो हमारा 2:1 हो जाता है। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट की हम अगर एक बेसिक फ्रेमवर्क में लिखें तो उसका H/O का रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है हमेशा। तो इसका हम एक बेसिक एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं CH2ON, वेयर N इज द नंबर ऑफ कार्बन यूनिट्स, कितने कार्बन यूनिट्स उसमें प्रेजेंट है। तो एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन यूनिट अगर हम बात करें तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का वो 3 होता है, जो कि C3H6O3 बनता है। और ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसको हम ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ये सब क्लियर है सबको। तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन के बेस्ड पे होता है। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज फंक्शनल ग्रुप दैट इज प्रेजेंट अलोंग विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारा एक बेसिक फ्रेमवर्क हो गया, जो ये हमारा एक बेसिक फ्रेमवर्क हो गया किसी भी कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक फ्रेमवर्क, जिसमें हमारा एक लीनियर कार्बन चेन है यहाँ पे, फिर पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो अगर इस क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे 2 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वन इज द X1 ग्रुप एंड सेकेंड वन इज द X2 ग्रुप। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ X1 एंड X2 ग्रुप हमारा ये क्लासिफिकेशन वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपका जो X1 ग्रुप है वो CH2OH है, मतलब एक हाइड्रोक्सिलेटेड ग्रुप है, और जो आपका X2 है वो आइदर इट कैन बी एल्डिहाइड और इट कैन बी कीटोनिक ग्रुप। तो जो ये शुगर होगा उसको हम ग्लाइकोज शुगर बोलेंगे। ठीक है, जो कि हमारा कॉमन कार्बोहाइड्रेट होता है। मीन्स दिस X कैन बी CH2OH एंड दिस X2 कैन बी आइदर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। तो ये हमारा जो शुगर होगा वो ग्लाइकोज शुगर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम एक और एग्जांपल देखें जिसमें हमारा जो X1 ग्रुप होगा दैट इज एन पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड दैट इज CH2OH ग्रुप, वो X1 हो जाएगा। और अगर हम सेकेंड X2 की बात करें तो अगर वो जो ग्रुप है अगर वो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा जब X2 की जगह हम कार्बोक्सिलिक एसिड रखेंगे तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है हमारा उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोनिक एसिड। ठीक है, जब यहाँ पे हमारा होगा एल्डिहाइड या कीटोन तो वो होगा ग्लाइकोज शुगर, और जब हमारा X2 की जगह होगा COOH तो वो होगा ग्लाइकोनिक एसिड। ऐसे ही X2 की जगह हमारा एस्टर हो सकता है, एनहाइड्राइड्स हो सकता है। तो वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड को रेफर करते हैं, बट हम यहाँ पे पार्टिकुलरली ग्लाइकोज शुगर दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स को ही फोकस कर रहे हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगर सेकेंड मोड ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात करें दैट इज द बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल शुगर यूनिट्स। ठीक है, दैट इज एक लाइक कार्बोहाइड्रेट में कितने इंडिविजुअल शुगर यूनिट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी जो इसमें आती है वो हो जाती है हमारी मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड दैट मीन इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट। दैट मीन्स ये एक बेसिक यूनिट है। लाइक अगर इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज करें तो ये एक स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट और नहीं बनेगा। इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये अपने बेसिक एलिमेंटल फॉर्म में टूट जाएगा। जैसे कि अगर सिंपल हम ग्लूकोज की बात करें तो अगर हम ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो वो हमारा सिंपली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट के फॉर्म में ब्रेक होगा, नहीं कि दूसरे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो ये जो होते हैं वो सिंपली मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक बेसिक यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, जो सेकंड कैटेगरी होता है वो होता है हमारा ऑलिगोसैकेराइड। ये बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स होते हैं वेयर
two monosaccharide units are attached by glycosidic bond, and the number of monosaccharide will vary from 2 to 20. Either it can be two monosaccharide units are linked via glycosidic linkage, or it can be 20. So from 2 to 20 monosaccharide units combine together to form an oligosaccharide unit. And these oligosaccharides are hydrolyzable. Means अगर इनका हम further hydrolysis करें तो they can be broken down into simpler monosaccharide units. While in the first case, that is of monosaccharide, it is the simplest unit जिसको हम further hydrolyze नहीं कर सकते. Oligosaccharide को हम further hydrolyzed कर सकते हैं. ठीक. और हम जो थर्ड कैटेगरी है जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है उसकी बात करें तो वो है हमारा पॉलीसेकेराइड, जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स होता है, जिसमें ऑलवेज जो नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं वो मोर देन 20 होते हैं. इट कैन बी अप टू 1000, इट कैन बी अप टू 100 डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल. तो जनरली जो नेचुरल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं लाइक ग्लाइकोजेन, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, ये सारे जो होते हैं वो पॉलीसेकेराइड यूनिट में फॉल करते हैं. ओके, सो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया आई थिंक वो सबको क्लियर होगा. अभी तक हमने डिस्कस किया टू मोड्स ऑफ डिवीजन होते हैं. फर्स्ट इज बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप दैट इज एकम्पनिंग द OH ग्रुप, जो कि हमारा उसके डिफरेंट अगर X1 X2 वेरी करता है तो वो ग्लाइकोज शुगर हो जाता है या फिर ग्लाइकोनिक एसिड हो जाता है. सेकेंड मोड ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा वो बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, जो कि मोनोसेकेराइड है, ऑलिगोसेकेराइड है एंड पॉलीसेकेराइड है. ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड अब हम डिस्कस करते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं. लाइक इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट मोनोसेकेराइड्स आर. मोनोसेकेराइड्स और ग्लाइकोज शुगर, this can be aldoses or ketoses. Means the functional group that is present, it can be either aldose, that is CHO, that is aldehydic group, or it can be a ketonic group, that is C double bond O. So both these functional group may be present. So these molecules are commonly referred as carbohydrates and particularly monosaccharide. तो अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर जो मोनोसेकेराइड का होता है उसमें क्या होता है, वी हैव अ कार्बन चेन. ओके, वी हैव अ कार्बन चेन. सो लेट्स सी दिस एग्जांपल. दिस इज अ कार्बन चेन where we have n number of carbons. It can be 3 or more than 3. Like monosaccharide cannot be less than 3. It is always 3 unit, or carbon number can be 3 or more than 3. So basic, there is a chain of carbon chain where each carbon is attached to an hydroxyl group except for the one. Means this carbon is also attached to a hydroxyl group, and all this carbon in this N unit is also attached to hydroxyl group except for this part. And this part where hydroxyl group is not present, that carbon is called as carbonyl group. So basic definition says the monosaccharide will consist of a carbon chain of 3 or more carbon atoms containing a hydroxyl group attached to every carbon except for one, and that one carbon we referred as carbonyl group. Okay, now each carbon we are talking about in this hydroxymethyl unit, like in this particular unit, hydroxymethyl unit, we can see that these carbon, like this particular carbon, this particular carbon, this particular carbon has a stereogenic center. Means this carbon is chiral carbon. So अगर हम एक बार मैं आपको बता दूं कि chiral carbon होता क्या है. So this is a chiral carbon. Chiral carbon means it has all the 4 units in a tetrahedral shape. All the 4 units should be different. Like this is a carbon in its tetrahedral configuration, and it has 4 different group attached to it. For example, let's see, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So this carbon unit is called as a chiral carbon, and this center is called as a stereogenic center. So any carbon that has 4 different groups in a tetrahedral configuration is termed as chiral carbon. And so if we take the mirror image of this chiral carbon,
So this is the mirror image, and these two images are non-superimposable, and they are termed as enantiomers. So any compound or any structure that has one chiral center, then it will form two mirror images that are non-superimposable to each other, and these two mirror images are enantiomers. So we can say that for one chiral center we have two enantiomers. Okay. तो अगर यहाँ पे हम देखें तो एक कार्बोहाइड्रेट के चेन में फॉर लेट्स से यहाँ पे n नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर है, n नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो इनेंशियोमर्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इनेंशियोमर कैन बी 2 रेज टू पावर n। अगर कायरल कार्बन हमारे फॉर एग्जाम्पल 3 है तो वी हैव 2:3, दैट इज वी हैव टोटल, अगर फॉर एग्जाम्पल वी हैव n equal to 3, so total number of stereomers can be calculated as 2 to the power 3, that is 8. So any carbohydrate that has 3 stereogenic center, so in that particular monosaccharide we have 8 different stereomers can be possible. Okay, so moving forward, as I already mentioned that the simplest carbohydrate that is present, that simplest carbohydrate or monosaccharide that exists is of minimum 3 carbon unit, and that basic carbohydrate is termed as glyceraldehyde. So this basic carbon with 3 carbon molecule carbohydrate is termed as glyceraldehyde, and this glyceraldehyde molecule has one stereogenic center. So let's see the structure. This is the glyceraldehyde structure, in which the first carbon, that is CHO, this is the functional group, that is an aldehydic group, and this is the last carbon where we have CH2OH group. We have already seen that this is the X1 group and this is the X2 group. So X2 group will be always CH2OH and X1 group will vary. It can be CHO or it can be C double bond O. That is, it can be aldehydic group or it can be ketonic group. तो यहाँ पे अगर हम ग्लिसरैल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, दैट इज एन एल्डोजिस, तो यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप होगा हमारा वो CHO होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये वाले कार्बन को जब देखते हैं तो इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। फर्स्ट इज द CHO ग्रुप, सेकेंड इज द OH ग्रुप, थर्ड इज CH2OH group, and fourth is H group. All these 4 groups are different. So this carbon unit, this particular unit can be termed as a chiral carbon. और ये जो कार्बन है इसके 2 enantiomer एग्जिस्ट करेंगे। These enantiomers are termed as D-glyceraldehyde and L-glyceraldehyde. So अगर ये D-glyceraldehyde और L-glyceraldehyde के डिवीजन की हम बात करें तो ये एक फर्दर एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सेट करता है, that is based upon the relative position of OH group on the farthest stereogenic center. अब इसका मतलब समझते हैं, farthest stereogenic center मतलब क्या है। For example, like let's say, okay, so let's say ये आपका एक कार्बोहाइड्रेट यूनिट है, जिसमें लाइक आपके, और यहाँ पे आपका एल्डिहाइडिक जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारा है CH2 OH, यहाँ पे हमारा है OH group. So this what says, based upon the relative position of OH group on the farthest stereogenic center. इस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हमारा फोर्थ। तो जो ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, तो जो कार्बोनिल ग्रुप के फार्देस्ट पॉइंट पे जो हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर है, उस पॉइंट पे जिस OH का पोजीशन जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, आइदर इट कैन बी अ D फॉर्म और इट कैन बी अ L फॉर्म। तो इफ this OH group on the farthest stereogenic center is present on the right side, then it is termed as D form, and when it is present on the left side, अगर ये वाला OH group यहाँ होता, ठीक है, तो इसको हम L form बोलते हैं।
ओके, जैसे कि यहाँ पे हम ग्लिसरैल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये जो OH ग्रुप है ये राइट साइड में है, सो वी टर्म दिस ग्लिसरैल्डिहाइड एज डीग्लिसरैल्डिहाइड, एंड यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो जो है वो लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम टर्म कर रहे हैं एल ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। एंड बोथ दिस एल ग्लिसरैल्डिहाइड एंड डीग्लिसरैल्डिहाइड आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड दे आर enantiomers because these mirror images are non superimposable to each other, so they are enantiomers. Okay, also one other mode of classification is based upon the number of carbon atoms, like in a particular monosaccharide units how much carbon unit is present. It can be 3, so this carbohydrate is termed as triose. It can be 4, so it is termed as tetrose. When it is 5 it is pentose, and when it is 6 it is hexose. So it is a very basic form of classification. Now moving forward, if we now I am going to show some common structure of carbohydrate, जिसमें हम कुछ पेंटोजेस और कुछ हेक्सोजेस को डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट कॉमनली जो पेंटोजेस हमारे लाइक ह्यूमन सिस्टम में, बायोलॉजिकल सिस्टम में मोस्ट कॉमनली यूज जो पेंटोज शुगर होता है वो राइबोज होता है, और राइबोज का ही एक डेरिवेटिव फॉर्म होता है जो कि डीऑक्सीराइबोज होता है। तो हम अगर राइबोज के स्ट्रक्चर को सिंपली देखते हैं तो दैट इज अ 5 कार्बन शुगर whose basic molecular formula is C5H10 and O5। तो यहाँ पे जो H और O का रेशियो है वो हमारा 2:1 का रेशियो है। जो हमने इनिशियली पढ़ा था कि जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट, जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो एक बेसिक फॉर्मूला फॉलो करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट इज CH2ON, and ratio of H:O will be always 2:1। तो जो हमारा राइबोज शुगर है वो एक 5 कार्बन शुगर है जिसका बेसिक फॉर्मूला C5H10O5 होता है, जहाँ पे हमारा H और O का रेशियो 2:1 है। और अगर हम स्ट्रक्चर देखें राइबोज शुगर की, तो राइबोज शुगर ये हमारा बेसिक कार्बन स्केलेटन हो गया, जिसमें कि हमने सॉरी जो हमारा 5 कार्बन मॉलिक्यूल है वो एक स्ट्रेट लीनियर चेन में होगा, एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा, एंड हमारे लास्ट कार्बन पे दैट इज जो X2 होता है वहाँ पे हमारा CH2OH अटैच होगा, एंड जो हमारा X1 होता है वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा, और बाकी फिर जो 3 यूनिट्स बचते हैं बीच में उसमें हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये 3 हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर, वेयर फर्स्ट कार्बन इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन वी हैव पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड ग्रुप, एंड थर्ड इज CH2OH group. So in this structure we can see that this second carbon, third carbon and fourth carbon, these carbon are chiral carbons. So this ribose sugar has 3 stereogenic center. So we can say that these ribose sugar, they can have 8 different stereoisomers, yeah, 8 different enantiomers, because previously we have studied that number of enantiomer is 2 raised to power n, and n here is 3, that is 1, 2 and 3. So in case of ribose sugar we have 8 enantiomers possible. Okay, and coming to the ketone sugar of 5 carbon unit, we have ribulose sugar. Ribulose sugar is also an important compound in our in a biological system. So coming to this structure, like for ketone sugar we have this ketonic group present at the C2, and like in overall common structure we have C1 जहाँ पे हमारा ये CH2OH group होगा, and at C6 we have CH2OH group, and at C2 we have this ketonic group, and then the remaining C3 and C4 has polyhydroxylated group. Okay, so this is the basic structure of a ketose sugar, and this is the basic structure of a aldose sugar. Now moving forward, we have also there are different hexose sugar, जिसमें कि commonly हम बात करें तो we have the most common one, that is glucose, then we have galactose,
देन वी हैव मैनोज। तो हम ये तीन जो मोस्ट कॉमन मोनोसेकेराइड है इनके स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, ताकि इनके स्ट्रक्चर को जब हम याद रखेंगे तो डिफरेंट टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि डायस्टीरियोमर्स, इनएंशियोमर्स, एपीमर्स। तो इन सब के जो डेफिनेशंस होंगे उनको समझने में हमें ईजी होगा। तो इसके लिए हमें ये स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। तो इसको कैसे हम याद करेंगे, हम स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। जैसे कि अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की हम बात करें, yes, so we have in glucose we have 6 carbon skeleton, that is 6 carbon unit, ये हमारा बैकबोन हो गया, that is carbon 1 2 3 4 5 and 6। और जितने भी बेसिक जो हमारे एल्डिहाइडिक शुगर होते हैं उसका जो फर्स्ट हमारा कार्बन होता है दैट इज द फंक्शनल ग्रुप वी हैव, दैट इज CHO, एंड जो लास्ट होता है वो हमारा CH2OH होता है। ये जितने भी एल्डिहाइडिक शुगर होते हैं उन सबके लिए कॉमन होता है। That is the first group is the aldehyde group and the last group attached is CH2OH group, and in between there is variations। तो अगर हम पार्टिकुलरली ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेकेंड जो कार्बन है हमारा वहाँ पे OH राइट में है, थर्ड पे H लेफ्ट में है, OH H राइट में है, फोर्थ में H राइट में है, फिफ्थ में भी H राइट में है। तो यहाँ पे हम अगर इस स्ट्रक्चर को हम याद करना चाहें तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि यहाँ पे जितने भी OH यूनिट हैं सारे राइट में हैं एक्सेप्ट एट द थर्ड पोजीशन। तो हम यहाँ पे याद करेंगे ऑल, ये हो गया हमारा ऑल राइट, ऑल राइट जितने भी हैं सारे राइट में हैं एक्सेप्ट 3। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम कैसे याद रखेंगे, ऑल राइट एक्सेप्ट 3, मतलब जितने भी लाइक सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो सब राइट साइड हम प्लेस करेंगे एक्सेप्ट एट द थर्ड पोजीशन। ठीक है, ये सेम चीज हमारा ग्लूकोज में भी है, गैलेक्टोज में भी है और मैनोज में भी है, बट गैलेक्टोज और मैनोज में एक स्लाइट डिफरेंस और भी है। तो अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो उसको ही हम कंपेयर करके हम गैलेक्टोज और मैनोज का स्ट्रक्चर याद करेंगे। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। इसमें फर्स्ट यूनिट जो होता है वो हमारा फर्स्ट एल्डिहाइडिक यूनिट हो जाता है, देन लास्ट वन इज द CH2OH यूनिट, एंड बीच में हमारे पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे हम ये फॉर्मूला करेंगे ऑल राइट एक्सेप्ट 3। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर हम मैनोज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है वो हमारा CH2OH ग्रुप है, सेकेंड लास्ट में जो हम देखते हैं तो वो हमारा CH2OH ग्रुप है। फिर अगर हमें बीच में जो पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड पार्ट है अगर हम उसका देखें तो यहाँ पे जो सेकेंड कार्बन है वहाँ पे जो H है वो राइट साइड में है, ठीक जैसे कि थर्ड कार्बन पे था। तो हम मैनोज का ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑल राइट एक्सेप्ट 2 and 3। So in case of Manoj structure, we can say that all right, that is all OH group in the right side except for the second and third। सिमिलरली अगर हम गैलेक्टोज की बात करें तो यहाँ हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ओवरऑल ये ग्लूकोज के सिमिलरली है, फर्स्ट पे CHO ग्रुप है, लास्ट पे CH2OH ग्रुप है, एंड हम अगर यहाँ पे एक स्पेशल डिफरेंस देखें तो वो हमारे फोर्थ कार्बन पे है, फोर्थ कार्बन पे जो H है वो राइट साइड में चला गया है। अगर हम गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हम बोलेंगे ऑल राइट और फिर हम ये 2 को हटा के यहाँ पे लिखेंगे ऑल राइट एक्सेप्ट 3 and 4। ठीक, तो आई थिंक आप सबको ये ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा ग्लूकोज का। जहाँ पे हम अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें तो सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में होते हैं एक्सेप्ट 3। सच अगर हम बात करें मैनोज की तो वहाँ पे सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम ऑल राइट एक्सेप्ट 2 and 3। वैसे ही अगर गैलेक्टोज की बात करें तो ऑल राइट एक्सेप्ट 3 and 4। ऐसे अगर आप एक सिंक्रोनी और एक ऐसे ट्रिक से अगर आप याद करेंगे तो ये आपको याद रहेगा और आप भूलेंगे नहीं। इसके साथ ही ये एक आप स्ट्रक्चर देखिए लाइक फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया, जो कि जैसे हमने नॉर्मल राइबोलोज का स्ट्रक्चर देखा है जिसमें कि आपका फर्स्ट कार्बन जो होता है वो CH2OH ग्रुप होता है, जो आपका लास्ट कार्बन होता है वो भी CH2OH ग्रुप होता है, और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कीटोनिक वो सेकेंड ग्रुप में सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट होता है।
बाकी जो बीच में जितने बचते हैं वो हमारे पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड ग्रुप होते हैं। और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि लाइक सेम एज ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या था, थर्ड कार्बन पे डिफरेंस था, तो वैसे ही फ्रक्टोज में देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H एंड OH ग्रुप एट द थर्ड कार्बन। मतलब कि थर्ड कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट में चला गया है, बाकी सारे कार्बन पे राइट में रहता है। सिमिलरली जैसे कि ग्लूकोज के केस में था कि थर्ड कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट में चला गया है, बाकी सब जगह राइट में है। तो ये एक बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अगर आपको स्ट्रक्चर याद रखना है तो आपको बार बार इसका रिविजन करना होगा। लाइक अगर आपने आज पढ़ लिया, फिर आप डेफिनेटली, ये ऐसा है स्ट्रक्चर्स जो आप भूल ही जाते हैं, तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप कॉपी में ड्रॉ करके बनाएंगे। फिर आप ये जो एक ट्रिक है, दैट इज फॉर ग्लूकोज ऑल राइट एक्सेप्ट 3, फॉर मैनोज ऑल राइट एक्सेप्ट 2 and 3, फॉर गैलेक्टोज वी हैव ऑल राइट except 3 and 4, and for fructose also like basic structure is different but we have the same formula, that is all right except 3। ये हमारा ओवरऑल हो गया स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, ये हम अगर बार बार रिविजन करेंगे तभी हमको स्ट्रक्चर्स याद रहेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को अगर डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, या फिर कोई टॉपिक को रिपीट करना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक जितना भी पढ़ाया मैंने, जिसमें कि हमने क्या क्या कवर किया है, डेफिनेशन कवर किया है, फिर डिफरेंट मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन कवर किया है, जिसमें कि डिफरेंट नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन यूनिट्स, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप, D और L फॉर्म, 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशन मोड हमने डिस्कस किए हैं। तो आई थिंक वो सब क्लियर होगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो अगर हम ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, तो अगर उनको हम एक कॉमन टर्म में डिफाइन करना चाहें तो वो डिफाइन हम दो टर्म्स आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट टर्म इज द डाइस्टीरियोमर एंड सेकेंड वन इज द इनैंशियोमर। ठीक है, तो हम एक एक करके इन टर्म्स को समझते हैं। फर्स्ट, डाइस्टीरियोमर क्या होता है? 2 different sugar units that has the same chemical formula and molecular weight, that is same chemical formula and same molecular formula, ठीक है, but they will differ in their stereochemical arrangement of atoms around the chiral carbon। मतलब कि ओवरऑल जो इनका लाइक मॉलिकुलर फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है, वो सब कुछ सेम होगा, बट इनकी जो स्टीरियोकेमिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं, एटम्स जिसमें कि हमारे OH और H ग्रुप आते हैं, वो डिफर करेंगे अराउंड द कायरल कार्बन। तो इसको हम डाइस्टीरियोमर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, हमारा ये है मैनोज, ये है हमारा गैलेक्टोज। ठीक है, तो अगर हम मैनोज और गैलेक्टोज के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हमने पहले पढ़ा इससे पहले कि यहाँ पे एक कॉमन, दोनों में ये CHO ग्रुप कॉमन होता है। फिर यहाँ पे मैनोज में क्या होता है? ऑल राइट एक्सेप्ट 2 and 3, एंड हमारे गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है? ऑल राइट एक्सेप्ट 3 and 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करें तो सिर्फ ये जो कार्बन 2 है और कार्बन 4 है, यहाँ पे ही दोनों में डिफरेंस है, बाकी सारे कार्बन के अलोंग जो भी अरेंजमेंट है वो दोनों सेम है। तो ये एक स्पेशल लाइक डाइस्टीरियोमर्स हो जाता है, लाइक those diastereomers that will differ in their configuration and around only one chiral center, that is epimer। तो जो सिर्फ एक chiral center के along वैरी करेगा वो हमारा एपिमर होगा, और इन जनरल टर्म में भी 2 और मोर देन 2 अगर chiral center के अराउंड अगर अरेंजमेंट डिफर कर रहा है तो एक कॉमन टर्म होगा हमारा डाइस्टीरियोमर्स। जैसे कि हम ग्लूकोज और मैनोज की बात करें, यहाँ पे क्या होता है? 2 और 3 डिफर करता है, तो जो मोर देन 1 कायरल कार्बन के अराउंड अगर अरेंजमेंट डिफर कर रहा है तो वो होंगे डाइस्टीरियोमर्स, और पार्टिकुलरली अगर 1 कायरल एटम के अराउंड डिफर कर रहा है तो वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं एपिमर। सो हम वी कैन से दैट डी मैनोज एंड डी गैलेक्टोज आर एग्जांपल ऑफ एपिमर्स। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में, जैसे डिफरेंट पेयर्स दे देंगे, लाइक चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एपिमर, जिसमें कि मैनोज ग्लूकोज,
ग्लूकोज मैनोज ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे, तो उसमें आपको उसके लिए आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, जिससे कि आप फिर स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि किसी में 2 का डिफरेंस है, किसी में 1 का डिफरेंस है, तो आप इजीली चेक कर लेंगे। तो एपिमर वही होगा जिसमें सिर्फ एक कायरल सेंटर के अलोंग डिफरेंस होगा, ठीक है, वो एपिमर्स होंगे। सॉरी। इसके बाद एक दूसरा टर्म्स आता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज इनेंशियोमर। इनेंशियोमर क्या होते हैं? इनेंशियोमर आर दोज पेयर ऑफ स्टीरियोमर्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। मतलब क्या हुआ कि जो 2 मिरर इमेजेस होंगे, उन दोनों के जितने भी एटम्स होंगे, एटम्स का अरेंजमेंट होगा, वो एक दूसरे से कंप्लीटली अपोजिट होगा। लाइक द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ all the groups in one sugar will be opposite to that of the other, क्योंकि ये mirror images है और they are non superimposable। ऑब्वियसली जितने भी ग्रुप्स होंगे सारे एक के दूसरे से अपोजिट होंगे। जैसे कि ये ग्लूकोज यूनिट है, अगर हम इसका ये हम समझे कि यहाँ पे एक मिरर है, तो ये इसका मिरर इमेज है और इसमें जितने भी यूनिट्स हैं वो डी ग्लूकोज के और एल ग्लूकोज के बिल्कुल ही अपोजिट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट कार्बन में अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो राइट साइड है, बट जो हम एल ग्लूकोज में देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड है। ऐसे ही लाइक हर कार्बन में हमारा सेम डिफरेंस होगा, हर कार्बन में जो अरेंजमेंट होगा ग्रुप्स का वो अपोजिट होगा। तो जहाँ पे एट एवरी पोजीशन जो अरेंजमेंट डिफर हो जाता है तो वो इनेंशियोमर होता है। और एपिमर क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ 1 कायरल सेंटर के अलोंग डिफरेंस होगा वो एपिमर होता है। एक और डिफरेंस क्या होगा कि एपिमर जो होता है वो मिरर इमेजेस नहीं होते हैं एंड इनेंशियोमर जो होते हैं वो ऑलवेज मिरर इमेजेस होते हैं। तो ये 2 टर्म्स हो गए। फर्स्ट इज द डायस्टीरियोमर, सेकेंड इज इनेंशियोमर। ओके, के बाद हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में फर्स्ट हम जानते हैं कि अगर कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप, जैसे कि ये हो गया हमारा एक एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है, CHO ग्रुप, अगर ये एक हाईली रिएक्टिव ग्रुप है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ये जो ग्रुप है वो एक चार्ज्ड ग्रुप हो जाता है। लाइक दिस विल हैव अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन एटम विल हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप रहेगा वो हमेशा आइदर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए रेडी रहता है। तो अगर हम इसको एक एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो H+, OH- डिफरेंट आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और ये जो हमारा एल्डिहाइडिक यूनिट है वो इन एन एक्वस सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये कन्वर्ट होता है हेमी एसिटल फॉर्म में एंड आफ्टर फर्दर रिएक्शन ये एक एसिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक जनरल मैकेनिज्म है, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम इसको कार्बोहाइड्रेट में कैसे होता है वो देखेंगे। तो अगर एक जनरल एल्डिहाइड की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट हेमी एसिटल फॉर्म होता है वो क्वाइट अनस्टेबल होता है और उसको हम प्योर फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर पाते। लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, जहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, वहाँ पे जो ये एक हेमी एसिटिल ग्रुप होता है वो एक साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है और वो क्वाइट स्टेबल होता है। तो ऑफकोर्स एक साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहेगा तो फिर वो उस साइक्लिक चेन को ब्रेक करके एक एसाइक्लिक एसिटल कंपाउंड में नहीं जाता है। तो इन केस ऑफ हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन होने के बाद जो फाइनल कंपाउंड बनता है वो एक हेमी एसिटल ही बनता है, एसिटल नहीं बनता है। ये तो एक हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो साइक्लिक इंटरमीडिएट हो जाता है, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। तो फिर अगर हम देखें कि ये ओवरऑल रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है, ओके, तो दिस इज द ग्लूकोज यूनिट, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा है। यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे हमारा ये 6th कार्बन है, यहाँ पे हमारा ये फ्री 5th कार्बन है। तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या किया है, एक इसका ये रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। लाइक ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको हमने यहाँ प्लेस किया है एंड उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर ऐसा है, फिर इसको स्ट्रक्चर को हमने ओवरऑल एक काइंड ऑफ साइक्लिक फॉर्म में ड्रॉ किया है। एंड ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ये है, वो सेम स्ट्रक्चर है, बस उसका प्रेजेंटेशन हमने डिफरेंट किया है, ठीक है। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया
ये ड्यू टू दिस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम यहाँ पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा इस कार्बन के अलोंग, और यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ये ऑक्सीजन के ऊपर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स लोन पेयर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारा दिस ऑक्सीजन विल गो एंड अटैक to this partial positive carbon atom. Then there will be formation of this bond, and finally this hydrogen atom will go and attach to this oxygen. So this is the overall structure जो कि हमें आखिर में मिलेगा after this cyclic reaction, जहाँ पे ये there is a formation of bond between this O and this carbon. This is the bond that is represented in red color, and this hydrogen that is present in the carbon number 5 finally get added to this carbonyl group, that is carbon 1, and this is the hydrogen that is added here. So the carbonyl group that is initially present as aldehydic form, that is COH, will finally get converted into a group that consists of one OH and one H group, and this carbon is called as anomeric carbon. Okay, सो फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। इससे पहले ये ओवरऑल जो मैकेनिज्म है आई थिंक सबको क्लियर होगा। एक बार फिर से मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ। सो ये एक ग्लूकोज का एक लीनियर स्ट्रक्चर है जिसको हमने यहाँ पे एक डिफरेंट ओवरऑल साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट किया है, जहाँ पे ये जो आपका कार्बन फर्स्ट है, फर्स्ट वन जो कार्बन है, वहाँ पे आपका एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, जिसके कारण जो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन विल हैव अ न्यूक्लियोफिलिक इफेक्ट ऑन दिस कार्बन एटम, और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन दिस O एंड C, और आपका ये ओवरऑल साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, ये हेमी एसिटल फॉर्म जो होता है वो क्वाइट स्टेबल होता है, और ये फर्दर एसिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, ये इसी फॉर्म स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन में। तो अगर हम बात करें कि ये जो रिंग है, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसको कि हम पायरेनोज बोलते हैं इन कॉमन लैंग्वेज, और एक 5 मेंबर्ड रिंग बनता है जिसको कि हम फ्यूरेनोज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ग्लूकोपायरेनोज बिकॉज इट इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, सो इसको हम ग्लूकोपायरेनोज बोलेंगे। अगर ये 5 मेंबर्ड रहता तो हम इसको फ्यूरेनोज बोलते हैं। ये बस एक नॉर्मल नॉमेनक्लेचर है। इसके बाद सिमिलरली जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का बनता है उसको भी अगर हम देखें, इसमें क्या होता है, जो सेकंड, इसमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेकंड कार्बन पे होता है। तो ये सेकंड कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज बीइंग अटैक्ड बाय द OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन द 5th कार्बन। सिमिलरली ये एक रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप जो होगा, ये जो कार्बन होगा वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, फिर एक फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होगा यहाँ पे, एंड दिस H ग्रुप इज फाइनली ट्रांसफर टू दिस O, और एक फाइनल ओवरऑल स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और ये जो H है वो यहाँ O के पास ट्रांसफर हो जाएगा। और ये जो हमारा कार्बन है जो कि कार्बोनिल ग्रुप था, जो कि अब कन्वर्ट हो गया है एक ग्रुप जिसमें कि OH ग्रुप है, जिसको हम उस कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो ये जो OH ग्रुप अटैच हो रहा है, द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ओवर दिस एनोमेरिक कार्बन, वो हमारा वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। दैट मीन्स दिस OH group, how is it going to attack on this carbonyl group? Either it can attack via this direction or it can attack via this direction. So ये कौन से डायरेक्शन से अटैक करता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट जो OH ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है वो वेरी करेगा। और those isomers that differ in their configuration around the anomeric carbon are termed as anomers. ठीक है, तो अगर if this OH group on the first carbon and this CH2OH group, if they both are present on the same side, then this form is called as beta form. And if OH and CH2OH are present on the opposite side, let's say this OH group is present here, for example, तो CH2OH यहाँ पे और OH ग्रुप यहाँ पे, तो फिर ये जो अपोजिट साइड में दो ओरिएंटेशन होगा तो उस फॉर्म को हम बोलेंगे अल्फा फॉर्म। ठीक है, आई थिंक अब ये आप
साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो अब अगर हम फर्दर डिस्कस करते हैं अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड को, तो ये अल्फा एंड बीटा फॉर्म कैसे वेरी करता है, ये डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफिलिक का जो अटैक है OH ग्रुप का वो कौन से प्लेन में हो रहा है। इट कैन बी वाया एक्सियल प्लेन और इट कैन बी वाया इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो जैसे कि हम स्ट्रक्चर यहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि दिस इज एन ओवरऑल स्ट्रक्चर, तो दिस OH कैन अटैक टू दिस carbonyl group via this path or it will attack via this path. So this plane is axial plane and this plane is equatorial plane. So we have two paths. First is A path, that is through equatorial plane, and second is B through axial plane. तो कौन से प्लेन में अटैक कर रहा है OH ग्रुप टू दिस कार्बोनिल ग्रुप, वो हमारा डिसाइड करता है कि वो अल्फा फॉर्म होगा या बीटा फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये OH ग्रुप हमारा इक्वेटोरियल प्लेन से अटैक करेगा तो दिस OH ग्रुप विल बी प्रेजेंट इन द सेम साइड ऑफ द CH2OH ग्रुप। ठीक है, ये CH2OH ग्रुप और OH ग्रुप दोनों सेम साइड में हो जाएंगे। देन दिस फॉर्म इज द बीटा फॉर्म। अगर ये एक्सियल फॉर्म से अटैक करेगा तो CH2OH ग्रुप एंड OH ग्रुप, दीज टू ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड एंड दिस फॉर्म इज दिस अल्फा फॉर्म। तो ये सिंपली depending upon the direction by which OH group is attacking to the carbonyl group, we have two configuration, that is alpha form and beta form. And this configuration vary on the anomeric carbon. तो ये जो दो अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स होते हैं इसको हम एनोमर्स बोलते हैं। फर्दर अगर हम दो एग्जाम्पल से अगर इसको हम समझते हैं ओवरऑल, ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के। ठीक है, लाइक अगर हम एक सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं कि कौन सा फॉर्म ज़्यादा है, कौन सा फॉर्म कम स्टेबल है, कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, तो उसको देखने के लिए हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझते हैं पहले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर है, जो कि ये फर्स्ट कार्बन है हमारा। एक सेकेंड, लेट मी यूज द हाईलाइटर। ओके, तो ये हमारा फिफ्थ कार्बन है जिसका OH ग्रुप जो होगा वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, दैट इज द एल्डिहाइडिक कार्बन। ये जो OH ग्रुप है ये हमारा अटैक करने वाला है। तो ये जो OH ग्रुप अटैक करेगा उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर इट विल गो एंड अटैक थ्रू दिस साइड, दैट इज द इक्वेटोरियल साइड, और आइदर इट कैन गो एंड अटैक वाया दिस साइड, दैट इज द एक्सियल साइड। तो दीज टू पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर। तो अगर ये इस साइड से अटैक करेगा तो वी हैव OH ग्रुप अटैच्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि OH ग्रुप और CH2OH ग्रुप दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये हमारा बीटा ग्लूकोज फॉर्म हो गया। और अगर ये इस साइड से अटैक करेगा तो जो हमारा OH ग्रुप है दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द डाउनवर्ड साइड। सो ये हमारा OH ग्रुप और यहाँ पे जो CHOH है ये दोनों का अलाइनमेंट अपोजिट है, तो ये हमारा अल्फा फॉर्म हो गया। अब अगर हम दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो लाइक आप यहाँ पे देखो अल्फा फॉर्म में हम देखेंगे कि ये हमारा कार्बन 1 है, ये हमारा कार्बन 2 है। तो कार्बन 1 कार्बन 2 जो एडजेसेंट कार्बन में हम देखेंगे तो यहाँ पे जो OH ग्रुप का अलाइनमेंट है वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, दैट इज दे हैव अ स्ट्रॉन्गर डाइपोल रिपल्शन फोर्सेस बिटवीन दीज टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये अल्फा फॉर्म का जो ओवरऑल एनर्जी स्टेट है वो एक हायर लेवल पे एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज देयर इज दिस डाइपोल रिपल्शन बिटवीन द एडजेसेंट OH ग्रुप। तो जो अल्फा फॉर्म होगा वो रिलेटिवली हायर एनर्जी स्टेट में होगा, और जो भी कंपाउंड जितना ज्यादा हायर एनर्जी स्टेट में होता है वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस रिपल्शन बिटवीन दिस OH ग्रुप, दिस अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज लेस अबंडेंट और लेस स्टेबल। और अगर हम बीटा फॉर्म को देखें तो फर्स्ट जो कार्बन है वहां पे OH ग्रुप यहाँ है, और सेकेंड जो कार्बन है वहां पे OH ग्रुप डाउनवर्ड्स है। तो यहाँ पे अगर हम डाइपोल की बात करें तो इसका डाइपोल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका डाइपोल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो डाइपोल है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो जो ओवरऑल एनर्जी लेवल है बीटा ग्लूकोज का वो लोअर लेवल पे होगा। दैट मीन्स ये जो है वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा एज कंपेयर टू द अल्फा फॉर्म। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो अब हम लाइक सी दिस स्टेटमेंट, इन केस ऑफ अल्फा कॉन्फ़िगरेशन
the dipole of both heteroatoms at C1 and C2, that is this OH and this OH, are aligned in the same direction, so they have a higher energy state. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक डाइपोल रिपल्शन होगा, तो ये वो एक हायर एनर्जी स्टेट में होंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर लेस स्टेबल. और अगर हम बीटा फॉर्म की बात करें तो बीटा फॉर्म में क्या होगा कि दीज डाइपोल्स आर अपोज्ड and they will represent a lower energy state, that is they are more stable. See, this OH is present in the upward direction and this OH is present in the lower direction, so these are more stable form because dipole is being cancelling out, so ये एक stable form होगा as compared to the alpha form. okay? अगर हम सेम अल्फा एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम मैनोज के स्ट्रक्चर में समझें तो यहाँ पे हमको एक डिफरेंस मिलेगा. जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ग्लूकोज और मैनोज में क्या डिफरेंस होता है. इन ग्लूकोज वी हैव ऑल राइट एक्सेप्ट 3, बट इन केस ऑफ मैनोज वी हैव ऑल राइट एक्सेप्ट 2 and 3. तो डिफरेंस हो गया यहाँ पे कार्बन 2 के लॉन्ग, दैट इज कार्बन. पर ग्लूकोज में सिर्फ कार्बन 3 के लॉन्ग डिफरेंस होता है OH का, OH लेफ्ट साइड में हो जाता है, लेकिन मैनोज के स्ट्रक्चर में 2 और 3 दोनों कार्बन के लॉन्ग जो OH है वो लेफ्ट साइड में हो जाता है. ठीक है, तो हम ओवरऑल ये मैनोज का स्ट्रक्चर अगर देखें, ये तो हमारा फर्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारा सेकेंड ग्रुप है और ये हमारा थर्ड है. तो थर्ड तो सिमिलर है ग्लूकोज के ही, जहाँ पे OH हमारा लेफ्ट साइड में होता है जो कि अपर साइड में प्रेजेंट किया जाएगा. बट यहाँ पे सेकेंड में भी हमारा जो है वो OH का ओरिएंटेशन डिफर करता है, जो कि OH हमारा सेकेंड पोजिशन पे भी लेफ्ट साइड में होता है. तो अगर हम इसको साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ अपवर्ड में शो करेंगे. तो यहाँ पे भी अगर हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, तो ये पॉसिबल होगा 2 डायरेक्शन में. आइदर इट कैन बी डन वाया दिस इक्वेटोरियल प्लेन और इट कैन बी डन वाया दिस एक्सियल प्लेन. तो दोनों प्लेन में पॉसिबल होगा अटैक का, बस दोनों में वेरिएबल होगा कि कौन से प्लेन से अटैक होना इजी है, कौन से प्लेन से अटैक होना टफ है और कौन सा एक स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा. तो इसको हम देखते हैं. अगर ये लाइक इक्वेटोरियल प्लेन से अटैक करेगा तो दिस OH ग्रुप इज गोइंग टू बी अटैच्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द OH ग्रुप दैट इज बीइंग अटैच्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे अगर हम देखें ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे जो कार्बन 2 पे OH है और कार्बन 1 पे जो OH लगा, ये दोनों में जो डाइपोल मोमेंट का अरेंजमेंट है वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है. दैट मीन्स देयर इज अ डाइपोल रिपल्शन इन बिटवीन दीज टू विच विल रिजल्ट इनटू अ हायर एनर्जी लेवल. और हायर एनर्जी लेवल मतलब कि अनस्टेबिलिटी. और अगर हम अल्फा फॉर्म देखें तो अल्फा फॉर्म में ऐसे अटैक होगा तो आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डाउनवर्ड्स जाके अटैच करेगा. ठीक है, तो जब ये डाउनवर्ड्स अटैच करेगा तो आपका जो फर्स्ट कार्बन पे जो OH होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और जो सेकंड कार्बन पे OH है वो तो आपका अपवर्ड में ही रहता है हमेशा. तो यहाँ पे जो डाइपोल का अरेंजमेंट है वो अपोजिट हो गया, मतलब दीज 2 डाइपोल मोमेंट आर गेटिंग कैंसल्ड आउट. सो ये एनर्जी लेवल लो हो जाएगा और ये ज्यादा स्टेबल होगा. हमने क्या देखा कि ग्लूकोज के केस में यहाँ पे हमने देखा कि ड्यू टू दिस रिपल्शन इन केस ऑफ अल्फा फॉर्म, अल्फा ग्लूकोज इज लेस स्टेबल बट बीटा ग्लूकोज इज मोर स्टेबल. अगर और हम मैनोज की बात करें तो क्योंकि ग्लूकोज और मैनोज की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमारा अल्फा फॉर्म होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा डाइपोल मोमेंट जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है. लेकिन जो बीटा डी ग्लूको मैनोज है उसमें हमारा बीटा फॉर्म लेस स्टेबल होगा, अल्फा मोर स्टेबल होगा. ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं हम. फॉर मैनोज in the beta form, hydroxy groups at C1 and C2 are pointing towards the same direction. Yeah, this is the same direction in the beta form. So there will be stronger dipole repulsion resulting into a less stable and less energetically favored conformation. Yeah, this is true. और अगर हम अल्फा कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो डाइपोल्स आर प्रेजेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, लाइक दिस इज द डायरेक्शन हियर एंड दिस इज द डायरेक्शन हियर. तो वी हैव डाइपोल इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पे जो होगा वो ज्यादा स्टेबल हो गया अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म लेस स्टेबल. ये बात हो गई रिलेटिवली स्टेबिलिटी की अल्फा और बीटा फॉर्म में ग्लूकोज की और मैनोज की. इसके साथ ही हम एक टर्म डिफाइन करते हैं म्यूटा रोटेशन. जैसे कि हमको पता है कि अल्फा फॉर्म होता है, एक बीटा फॉर्म होता है, एक लीनियर फॉर्म होता है.
तो अगर हम किसी भी एल्डिहाइड कंपाउंड को या कीटोनिक कंपाउंड को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो एक साइमल्टेनियसली एक 3 डिफरेंट स्पेसीज या 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इन एन एक्वस सॉल्यूशन. So it can exist in 3 different forms. This form can be, first form is the linear form, second is the alpha form, and third is the beta form. And in an aqueous solution, these 3 forms can coexist together. तो अगर हम म्यूटर रोटेशन को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? अगर हम एक प्योर लाइक से फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्योर अल्फा डी ग्लूकोज को एक एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये अल्फा डी ग्लूकोज एक इक्विलिब्रियम स्टेबलिश करेगा विद द लीनियर फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज. तो आफ्टर लाइक से दिस इज अ साइक्लिक अल्फा डी ग्लूकोज, इसको हमने जैसे ही ऐड किया तो ये हमारा एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर ये जो लीनियर फॉर्म होगा दिस विल अगेन गो साइक्लाइजेशन प्रोसेस एंड अगेन इट विल फॉर्म बीटा कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ पे क्या होगा, एक अल्फा बीटा एंड लीनियर ये तीनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होकर रहेगा. लाइक तीनों फॉर्म एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल होंगे और जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म रहेगा वो हाईएस्ट अमाउंट पे एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, और तीनों फॉर्म्स का लाइक जो रिलेटिव अबंडेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय मेजरिंग द स्पेसिफिक रोटेशन. स्पेसिफिक रोटेशन हम कैसे मेजर करते हैं, बाय यूजिंग अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. हम एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी शुगर सैंपल होगा उसके थ्रू पास कराएंगे और वो कितने लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितने लाइट को स्कैटर कर रहा है, उसके थ्रू हम उसका स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करेंगे. और ये स्पेसिफिक रोटेशन हमें उस कंपाउंड का एक रिलेटिव अबंडेंस, कितना उस अमाउंट का रिलेटिव अबंडेंस है एक सॉल्यूशन में, वो अमाउंट हमें प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली जब हम ये स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करते हैं फॉर ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, डिफरेंट कंपाउंड्स, तो वी फाउंड आउट दैट फॉर ग्लूकोज स्पेसिफिक रोटेशन मेजरमेंट सेज दैट देयर इज 36% ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड 64% ऑफ बीटा डी ग्लूकोज. तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ग्लूकोज के केस में बीटा डी जो फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाता है और अल्फा फॉर्म में डाइपोल रिपल्शन होता है. तो अल्फा फॉर्म लेस स्टेबल हो जाता है और बीटा फॉर्म मोर स्टेबल होता है. इसलिए इनका जो अबंडेंस होता है वो 64% होता है बीटा फॉर्म का और 36% होता है अल्फा फॉर्म का एट इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम पे तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म में, और जो मोस्ट स्टेबल होता है वो हाईली अबंडेंट होता है. जैसे कि जो बीटा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो ये 64% कवर करेगा पूरे सॉल्यूशन का और अल्फा जो है वो 36% कवर करेगा. सिमिलरली अगर हम मैनोज की बात करें तो जैसा हमने कि देखा कि मैनोज में ड्यू टू द डिफरेंस इन द कॉन्फ़िगरेशन एट C2 वहाँ पे हम देखते हैं कि बीटा फॉर्म जो होता है वो लेस स्टेबल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन होने लगता है, और अल्फा फॉर्म जो होता है वो मोर स्टेबल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो डाइपोल है वो कैंसिल आउट होने लगता है. तो मैनोज के केस में अल्फा फॉर्म जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और बीटा फॉर्म जो है वो लेस स्टेबल हो जाता है. दैट मीन्स मैनोज के केस में जो हमारा एक्सियल मोनोमर है, मतलब कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक एक्सियल प्लेन में हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है, और जो इक्वेटोरियल प्लेन के अलोंग जो अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक वो लेस स्टेबल है. तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें इस टॉपिक से तो पार्टिकुलरली इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ग्लूकोज का अल्फा क्यों कम स्टेबल है, मैनोज का क्यों ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होती है, लाइक डाइपोल रिपल्शन और डाइपोल कैंसलेशन के थ्रू होती है. तो ये सब जो एक एक टर्म है लाइक स्पेसिफिक रोटेशन, देन देयर इज दिस इक्वेटोरियल एनोमर. लाइक अगर हम बात करें ग्लूकोज के केस में तो ग्लूकोज के केस में इक्वेटोरियल एनोमर जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, बट इन केस ऑफ मैनोज एक्सियल एनोमर मोर स्टेबल होता है. तो ये क्यों होता है इसका रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. तो फाइनली अगर हम ये टेबल देखें तो ये टेबल हम लोग को बता रहा है कि डी ग्लूकोज के केस में जो अल्फा फॉर्म है उसकी अबंडेंस 31 to 37% होती है और बीटा की 64 to 67% होती है. मतलब बीटा फॉर्म जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है. ऐसे ही अगर गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज के केस में जो डिफरेंस है वो नहीं है कार्बन 2 के अलावा, तो ये सेम टू सेम ग्लूकोज के ही कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करता है.
मतलब इसमें भी जो अल्फा का फॉर्म होगा वो लेस स्टेबल होगा, बीटा का ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन मैनोज ड्यू टू डिफरेंस एट द C2 कार्बन, ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप इन द C2 कार्बन, हमारा अल्फा फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डायपोल मोमेंट का कैंसिलेशन है, डायपोल रिपल्सन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अल्फा फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गया एंड बीटा फॉर्म लेस स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया मेरा, हमने डिस्कस कर लिया। तो अगर हम एक ओवरऑल मैं अगर समराइज करूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स का, देन उसके हम क्लासिफिकेशन पे गए, डिफरेंट मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा कि फर्स्ट जो मोड होता है वो होता है बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप X1 एंड X2। X1 कैन बी CHO, कैन बी COR, कैन बी COOH, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम उसको ग्लाइकोज शुगर बोलेंगे, हम उसको ग्लाइकोनिक एसिड बोलेंगे। तो ये वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। ऑल्सो एक क्राइटेरिया होता है बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ सुगर यूनिट, इट कैन बी मोनोसेकेराइड, इट कैन बी ऑलिगोसेकेराइड, इट कैन बी पॉलीसेकेराइड। इसके साथ ही एक बेसिस था क्लासिफिकेशन का ऑन द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, अगर वो राइट साइड में है एट द फार्देस्ट स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि हम हमेशा फार्देस्ट स्टीरियोजेनिक सेंटर के कंपेयर करेंगे, इस फार्देस्ट स्टीरियोजेनिक सेंटर में OH किस साइड में है। अगर वो राइट साइड में है तो वो D फॉर्म होगा, अगर लेफ्ट साइड में है तो वो L फॉर्म होगा। उसके बाद हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े जो कि डायस्टीरियोमर्स और इनेंशियोमर्स, और डायस्टीरियोमर्स में हमने एक स्पेशल कैटेगरी पढ़ा जो कि एपिमर की होती है, जिसमें कि ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, सिर्फ एक स्टीरियोजेनिक सेंटर के अलावा कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होगा, जैसे कि डी मैनोज और डी गैलेक्टोज, सिर्फ एक एटम के अलावा डिफरेंस होता है इसमें, और इनेंशियोमर जो कि मिरर इमेजेस होते हैं। उसके बाद हमने साइक्लिक रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, जिसमें कि कैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है उस पे OH ग्रुप का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, फिर वो एक साइक्लिक फॉर्म अटेंड कर लेता है, जिसमें कि OH का पोजीशन कार्बन 1 के अलावा वेरी करता है, आइदर इट कैन बी अपवर्ड और इट कैन बी डाउनवर्ड, और उसके बेसिस पे हम फिर एक क्लासिफिकेशन करते हैं अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में। उसके साथ ही हमने म्यूटा रोटेशन का कंसेप्ट पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म पढ़ा ग्लूकोज और मैनोज के केस में, और ग्लूकोज में बीटा फॉर्म स्टेबल होता है ज्यादा, क्यों होता है ये भी हमने देखा, और मैनोज के केस में अल्फा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों होता है वो भी हमने देखा। ओके, तो ये आज का ओवरऑल लेक्चर हो गया। आई थिंक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है, किसी को कुछ डाउट है, तो वो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग अभी से तैयार करके रखो। नेक्स्ट क्लास जब मैं कर लूंगी तो सबसे पहले मैं पूछूंगी, किसी को कोई डाउट है तो आप सबसे पहले अपना डाउट पूछ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही खत्म करते हैं, कल के लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो टू कंटिन्यू योर क्लासेस इन लेट्स क्रैक CSIR UGC चैनल, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें टू गेट द नोटिफिकेशन। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जितने भी टॉप फैकल्टीज हैं सबके लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए, तो उसके लिए आप मेरा कोड यूज करें सुरभि01, दैट इज SURBHI01, जिससे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।